दर्शकों नमस्कार। निवेश कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। निवेश में हम अलग अलग विषय लेकर आते हैं आपको जानकारी देने के लिए। आज हम बात करेंगे आयकर और निवेश के बारे में। आयकर जितना ज़रूरी है उसमें ईमानदारी कितनी ज़रूरी है, पारदर्शिता के साथ किस तरह से आयकर आपको जमा करना चाहिए और उसका क्या आपको लाभ मिलता है, देश को विकास में क्या योगदान होता है, इन सब विषय पर आज बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री नवनीत गर्ग जी को। नमस्कार नवनीत जी, स्टूडियो में आपका बहुत 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 स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप भी कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। नोट कीजिए हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 266049 और भोपाल से बाहर के जो दर्शक हैं वो यहाँ का STD कोड 0755 लगाकर नंबर डायल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर पर भी आप फ़ोन कर सकते हैं 1800-233-0040। तैयार हो जाइए फ़ोन करने के लिए और आयकर और निवेश से संबंधित जो भी आप जानकारी लेना चाहते हैं, कोई सवाल आपके करना चाहते हैं, उनका स्वागत है। और यहाँ इसी कार्यक्रम में चार्टर्ड अकाउंटेंट नवनीत जी आपके सवालों का समाधान करने के लिए तैयार हैं। आइए बात करते हैं नवनीत जी। आज हमने जैसा विषय रखा है आयकर और निवेश। हालांकि ये दोनों अलग अलग स्वभाव है दोनों का, लेकिन दोनों को मिलाया भी जा सकता है और वो एक बेहतर कॉम्बिनेशन बनता है। निश्चित रूप से। तो आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि आयकर और निवेश का एक सामंजस्य किस तरह बिठाया जाए? देखिए, 2023 के बजट के पहले तक जो भारत में आयकर के प्रावधान थे उसके अनुसार ये होता था कि अगर आप निवेश करेंगे तो अपना आयकर बचा सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे शायद अब हम हमारी सरकार जो है इस तरफ आगे बढ़ रही है कि वो निवेश को थोड़ा सा आयकर से डीलिंक करने की तरफ हम आगे जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि आप निवेश कीजिए, बट निवेश करने पर जो आयकर में छूट मिला करती थी हो सकता है भविष्य में अब वो ना मिले। जिस तरीके से 2 तरीके के टैक्स स्लैब हमारे यहाँ इनकम टैक्स में हो गए हैं, नया टैक्स स्लैब, पुराना टैक्स स्लैब। किसी भी टैक्स पेयर को अपनी रिटर्न फाइल करते समय चूज़ करना पड़ेगा कि भाई वो नए में जाना चाहता है या पुराने में जाना चाहता है। सो कुल मिलाकर के जहाँ तक हम बात करें कि निवेश और आयकर, अभी तक तो ये होता था कि बहुत सारे निवेश के ऑप्शंस अवेलेबल थे किसी भी एक करदाता के पास में। वो उसमें अगर निवेश करता था तो उसको टैक्स से छूट मिलती थी। अब लेकिन जो नया टैक्स रिजीम लाया जा रहा है उसमें उसको इस तरीके से बनाया गया है कि उसमें निवेश करने की आवश्यकता नहीं है और बिना निवेश किए ही आपको अपना आयकर भरना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स बचाने के लिए आप निवेश करेंगे, अब वो शायद आवश्यकता धीरे धीरे ख़त्म हो जाए और आप निवेश करने के लिए निवेश करें, वो ऑप्शन हमेशा खुले रहेंगे। जी, तो हालांकि अब ये 2 विकल्प हैं देश के सामने जनता के लिए, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम जी, और दोनों के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं जी। हालांकि अनुकूलता प्रतिकूलता कहना ज़्यादा उचित रहेगा, नुकसान तो किसी में कुछ नहीं होता है, लेकिन अपने परिस्थिति के हिसाब से, अपने स्टेटस के हिसाब से आप उसको चुन सकते हैं। जी। तो किन के लिए ओल्ड रिजीम बेहतर है और किसके लिए न्यू रिजीम? निश्चित रूप से पहले एक बात हमें यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि आयकर जो है वो एक प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स उसको हम बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जितना भी आयकर मुझे देना है वो मुझे अपनी पॉकेट में से देना है। हाँ, जैसे जो बाकी के टैक्सेस होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो आप कस्टमर से वसूल करके वो सरकार को दिया करते हैं। लेकिन इनकम टैक्स अगर मान लीजिए मुझे 10,000 रुपये भी देना है तो 10,000 रुपये मेरी जो गाढ़ी कमाई है, हार्ड एंड मनी है, उसमें से मैं 10,000 रुपये निकाल करके सरकार को देता हूँ। सो इनकम टैक्स को लेकर के हमेशा हर व्यक्ति बड़ा चिंतित रहता है कि उसकी गाढ़ी कमाई में से वो पैसा सरकार के पास जा रहा होता है। और शायद भारतवर्ष का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो खुशी से चाहेगा कि उसकी आय की। नवनीत जी माफ़ कीजिए, आपको टोकना चाह रहा हूँ। अभी आपने कहा कि आयकर दाता चिंतित रहते हैं, मैक्सिमम ऐसी संख्या है हमारे देश में। तो हालांकि चिंतित नहीं होना चाहिए क्योंकि सरकार का भी एक जो हक बनता है जी। और कर प्रणाली कोई आज की नहीं है जी। सदियों पुरानी कर प्रणाली चली आ रही है। तो जिस देश में हम रहते हैं, जिस मातृभूमि पर हम अपना जीवन यापन करते हैं, वहाँ के प्रति हमारे कुछ ऋण होते हैं। यही समझ लीजिए कि ये वही ऋण है जो चुकाना पड़ रहा है। तो ये जो मानसिकता है कि लोग चिंतित रहते हैं या भागते हैं या छुपाते हैं, हालांकि अब वो ज़माना गया। अब ट्रांसपेरेंसी इतनी है कि आप कुछ बचा नहीं सकते, उसमें से जो है सो सबके सामने डाटा है। तो इस मानसिकता से उभरने के लिए आप आयकर दाताओं को क्या टिप्स देना चाहेंगे?
देखिए, ये बात तो आपने सही कही कि एक समय था जब लोग टैक्स चोरी करने के लिए प्रयास किया करते थे। अब लेकिन धीरे धीरे समय ऐसा आता जा रहा है, खासकर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने इतना मजबूत कर लिया है कि अब आप अपनी कोई भी ट्रांजैक्शन अगर करते हैं तो वो उसकी जानकारी सरकार तक पहुंची जाती है। तो निश्चित रूप से टैक्स चोरी वाली बात तो हम यहाँ नहीं कर सकते। टैक्स चोरी का ज़माना जो पहले कभी चला करता था शायद अब वो भी नहीं रहा, लेकिन अब हम टैक्स प्लानिंग की तरफ जा सकते हैं। अब आयकर दाता जो कि चिंतित रहता है, और देखिए एक बड़ा मानवीय स्वभाव है, अगर कोई मेरे से बोलेगा कि भाई आप 100 रुपये दे दीजिए और उसके बदले में आपको डायरेक्टली कुछ नहीं मिलेगा, तो उस केस में ये होगा कि मुझे ऐसा लगेगा कि मैं दे रहा हूँ और इसके बदले में मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा। हम मार्केट जाते हैं, हम 100 रुपये देते हैं और उससे कोई सामान खरीद लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि 100 रुपये के बदले में ये चीज़ नहीं, देखिए नवनीत जी, मेरा जहाँ तक मानना है कि क्रय विक्रय का एक व्यवहार अलग है। जी। आपने जो कहा कि मार्केट में हम ले लेते हैं, क्रय विक्रय का अलग रहता है। बाकी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो मानसिकता है कि हमारी गाड़ी कमाई में से ये पैसा निकल जाएगा हमारा, हम ये क्यों नहीं सोच लेते कि ये जो हिस्सा निकल रहा है उस पर देश का अधिकार है और वो उसके अधिकार का पैसा हम उसको दे रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, कोई भी ये एक सकारात्मक सोच है आयकर के लिए। डेफिनेटली देखिए, कोई भी देश कैसे तरक्की करेगा, तरक्की करने के लिए सरकारों को पैसा चाहिए। जैसे भारत में अगर हम बात करें कि हम बात कर रहे हैं कि मेट्रो ट्रेन चलनी आज चाहिए, हमें अच्छी रोड चाहिए, यातायात सुविधाएं चाहिए, बाकी सुविधाएं चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए, अच्छे रोड चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, हमें कॉलेजेस चाहिए, हमें नई पीढ़ी के लिए एक अच्छा एजुकेशनल सिस्टम डेवलप करना है। तो ये सब चीज़ें डेवलप करने के लिए सरकारों को पैसा चाहिए होता है, और सरकार के पास ये पैसा आएगा कहाँ से? मुख्यतः जो कर प्रणाली है किसी भी देश की, उसी से ये पैसा सरकारों के पास पहुंचता है। तो निश्चित रूप से सरकार को वो पैसा चाहिए और हम लोगों को सबको खुले दिल से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए इसमें। लेकिन अगर हम एक इंडिविजुअल व्यक्ति की बात करें तो एक ह्यूमन बिहेवियर है, मानसिकता है, क्योंकि देखिए अगर मैं जो भी टैक्स देता हूं तो वो मुझे किस तरीके से वापस मिलता है कि मुझे अच्छा रोड मिला। बिल्कुल नवनीत जी, हम चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, नर्मदापुरम से हेमराज जी। हेलो। नमस्कार सर। जी नमस्कार। हाँ सर जी, मेरा प्रश्न था कि जो हमारे दिव्यांग बहन भाई हैं उनके लिए निवेश के लिए कोई प्रावधान है, कौन कौन सी योजनाएं हैं, इसके बारे में बताएं सर। जी निश्चित रूप से देखिए, दिव्यांग जो हमारे भाई बहन हैं उनके लिए निवेश पर कोई एडिशनल उनको रिटर्न मिलता है ऐसी कोई स्कीम हाल फिलहाल नहीं है, लेकिन आयकर में दिव्यांगजनों के लिए स्पेसिफिक प्रावधान है। उसमें एक हमारी आयकर की धारा 80U है, जिसके अंतर्गत अगर कोई दिव्यांगजन स्वयं है और वो कोई खुद आय अर्जित करते हैं तो उनको 80U के अंतर्गत छूट प्राप्त होती है, जो कि मैक्सिमम अमाउंट 1,25,000 रुपये तक हो सकती है। यानी जितनी भी वो आय अर्जित करेंगे उसमें 1,25,000 रुपये पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। ऐसा आयकर की धारा 80U के अंतर्गत छूट प्राप्त होती है। साथ ही साथ एक और धारा हमारे इनकम टैक्स में है जिसको 80DD कहा जाता है। 80DD उन व्यक्तियों को मिलती है जिनके परिवार में कोई दिव्यांगजन है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति हैं, उनके परिवार में उनका बेटा बेटी या बिल्कुल क्लोज में कोई रिलेटिव अगर भाई बहन निर्भर हैं तो उस केस में उनको भी आयकर की छूट प्राप्त हो सकती है। जी। तो ये दोनों सेक्शन अलग अलग हैं। 80U स्वयं दिव्यांगजन को छूट देता है और 80DD एक जो डिपेंडेंट व्यक्ति है उसको छूट देने की बात किया करता है। बाकी जहाँ तक निवेश की अगर हम बात करें तो निवेश के लिए दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल कोई स्कीम अभी तक फिलहाल नहीं है इस तरह की। जी। लेकिन निश्चित रूप से ये एक अच्छा सुझाव हो सकता है सरकार के लिए कि दिव्यांगजनों को जिस तरीके से वरिष्ठ नागरिक जनों को कुछ एक स्पेशल एडिशनल बेनिफिट दिए जाते हैं, उस तरीके कोई एडिशनल बेनिफिट दिव्यांगजनों को भी दिया जाना चाहिए। जी। तो हम बात कर रहे थे कि आयकर चुकाने की मानसिकता की। जी। तो ये क्यों ना हम ये सोच के अपना निश्चय करें कि ये जो पार्ट निकल रहा है हमारी आमदनी का, उस पर हमारा अधिकार नहीं है। जी निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति कमाता है और जिस देश में या जिस जगह पर रह करके हम इस आय को अर्जित कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है उस देश, उस राज्य, उस शहर के प्रति, तो उसको निश्चित रूप से हमें अपने कमाई का एक हिस्सा देना चाहिए। जी। तो ये तो एक बड़ी संतों वाली वाणी हो गई। जी। बाकी एक मानवीय व्यवहार का आप क्या कीजिएगा? जी हाँ बिल्कुल। अच्छा नवनीत जी, न्यू रिजीम जो आया है, जी, काफ़ी लोग तो समझ चुके हैं और कई अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप किस तरह से न्यू रिजीम के बेनिफिट्स बताना चाहेंगे कि क्या क्या इसमें फ़ायदे हैं? देखिए पूरे विश्व भर में भारत के आयकर को लेकर के ये आलोचना हमेशा से होती रही कि भारत का आयकर बहुत कॉम्प्लेक्स है।
एक सामान्य व्यक्ति भारत के आयकर को समझने में उसको बड़ी कठिनाई होती है जी। उसका एक मुख्य कारण ये था कि यहाँ पर बहुत सारी छूट आयकर प्रावधानों के अंतर्गत दी जाती थी। जी हाँ। तो अभी जो हमारा पुराना टैक्स स्ट्रक्चर था उसमें कई सारी छूटें दी जाती थी, तो कैलकुलेशन बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता था। तो किसी भी एक सामान्य व्यक्ति के लिए कैलकुलेशन करने में बड़ी कठिनाई होती थी। उनको किसी ना किसी टैक्स प्रोफेशनल पर निर्भर रहना होता था कि वो अपना टैक्स का कैलकुलेशन किसी टैक्स प्रोफेशनल से करवाएं। सरकार की अब जो सोच है वो इस डायरेक्शन में जा रही है कि एक आम आदमी स्वयं अपने आयकर का कैलकुलेशन कर पाए और इस कैलकुलेशन को कितना सिंपल किया जाए। तो नए टैक्स रेजिम को हम इस तरीके से ले सकते हैं कि एक बड़ा सिंपलेस्ट तरीका उन्होंने बना दिया कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा छूट नहीं दी, लेकिन जो टैक्स की दर है, टैक्स लगाने की जो रेट है, उसको उन्होंने काफ़ी कंसेशनल कर दिया है। सो अल्टीमेटली आपसे टैक्स तो कम लिया जाएगा और उसमें जो छूट कैलकुलेट करने का आपका तरीका होता था, बड़े सारे कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज होते थे जिनको याद रखना हम जैसे टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए भी कई बार डिफिकल्ट हो जाता था। तो वो टैक्स फार्मूलाज उन्होंने हटा दिए। उन्होंने कहा आप तो सिंपल चलिए। कुल मिला के अब सरलीकरण की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एक कॉलर और हमसे जुड़ चुके हैं, नंदस्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। जी नंदस्वरूप जी। नमस्कार सर, मैं नमस्कार। भारत मैं जानना चाहता हूँ कि नया साल चालू हो गया है जी। ऐसी पता में हमें जो है किस क्षेत्र में निवेश आयकर को देखते हुए हमें किस क्षेत्र में निवेश करना चाहिए, किस समय करना चाहिए? प्रश्न बहुत क्लियर नहीं है। हाँ, ये इनका सवाल ये है कि निवेश के लिए जो प्लानिंग की जाए कि कौन सा ऐसा समय रहता है जब उस सेक्टर में निवेश किया जाए, क्या ऐसा कुछ फार्मूला है? देखिए, निश्चित रूप से अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 अभी जस्ट शुरू हुआ है। आज हम अभी अप्रैल में हैं, तो वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए अगर हम बात करें तो उसकी प्लानिंग आपको पहले दिन से कर लेनी चाहिए। किसी भी एक व्यक्ति को अपनी प्लानिंग टैक्स बचाने के लिए जो प्लानिंग करनी चाहिए उसका सही तरीका इस तरीके से होगा कि पहले आप अपनी आमदनी का एक एस्टिमेट कीजिए कि वित्तीय वर्ष 23-24 में आपकी लगभग आमदनी कितनी होने वाली है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप एक्यूरेट नहीं निकाल सकते, मतलब समय रहते हम उसको महत्व दें और समय से पहले ही तैयारी करके रखें। डेफिनेटली। और नंदस्वरूप जी को जवाब मिल गया होगा सवाल का। और दर्शकों, निवेश कार्यक्रम जारी रहेगा। हम फिलहाल आपको दे रहे हैं कुछ गुमशुदा लोगों की जानकारी। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, नैना जिनपाल नाम है इनका। इनकी उम्र 18 साल है, 5 फीट कद है, रंग सांवला है, चेहरा गोल है, इकेरा बदन, सलवार सूट पहने हुए हैं। ये भीमनगर अरेरा हिल्स भोपाल से लापता हैं। दूसरी तस्वीर है प्रीति मेहरा की, उम्र 30 साल, कद 5 फीट, रंग गोरा, चेहरा गोल, इकेरा बदन, पैंट शर्ट पहने हुए हैं। कुम्हार मोहल्ला अरेरा हिल्स भोपाल की रहने वाली हैं। अगली तस्वीर है शांति की, उम्र है 18 साल, कद 4 फीट 6 इंच, रंग सांवला है, चेहरा गोल, इकेरा बदन, जीन्स और कुर्ता पहने हुए हैं। नीलबढ़ भोपाल से लापता हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं संतोष लोधी, इनकी उम्र 33 साल है, कद 5 फीट 6 इंच, रंग सांवला, चेहरा गोल, इकेरा बदन और पैंट शर्ट पहने हुए हैं। सेमरा अशोका गार्डन भोपाल के रहने वाले हैं। संपर्क के लिए आप इस पते पर संपर्क कर सकते हैं, पुलिस मुख्यालय, अपराध अनुसंधान विभाग, भोपाल। तो दर्शकों, ये तो गुमशुदा संबंधी जानकारी हमने आपको दी और अब हम वापस लौटते हैं निवेश कार्यक्रम में। मुखातिब होते हैं नवनीत जी से। नवनीत जी, हम न्यू रिजीम की बात कर रहे थे और ओल्ड रिजीम की, तो अभी दोनों चॉइस आयकरदाताओं के पास हैं, लेकिन इससे पहले आप चूँकि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और हर समझदार आयकरदाता, जागरूक आयकरदाता अपने चार्टर्ड अकाउंट से ही सलाह मशवरा करके आगे की प्लानिंग करते हैं। तो टैक्स प्लानिंग की अगर हम बात करें तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाते आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि क्या क्या वो बिंदु हैं जिन पर एक टैक्स प्लानिंग की जाए और सफल टैक्स प्लानिंग हो? जी, निश्चित रूप से देखिए, जो पुराना कर टैक्स रिजीम था, पहली चीज़ तो हमें ये देखना पड़ेगा कि नया टैक्स रिजीम हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि पुराना टैक्स रिजीम फ़ायदेमंद है। तो अगर हम इसको बात करें तो पुराने और नए टैक्स रिजीम के बीच में अगर एक सिंगल लाइन में बात करनी हो कि कौन सा चूज़ करना चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति जिनके पास में बहुत ज़्यादा आयकर में प्राप्त होने वाली छूट नहीं है, जैसे जिनका होम लोन नहीं चल रहा है, जिनके पास 80C में जो छूट मिलती हैं वो कोई निवेश के ऑप्शन नहीं है, जैसे LIC पॉलिसीज़ नहीं चल रही हैं, बच्चों की स्कूल फीस नहीं है, खासकर हमारे युवा साथी जिन्होंने अभी अभी जस्ट नौकरी शुरू की है,
तो उन लोगों के पास में जनरली ऐसा होता है कि होम लोन नहीं होता है, LIC पॉलिसीज़ उन्होंने नहीं ली हुई है, बच्चों की स्कूल फीस नहीं चल रही होती है, या इस तरीके के जितने भी ऑप्शंस हैं, तो उनको नए टैक्स रिजीम की तरफ जाना चाहिए। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनके पास में होम लोन चल रहा है, जिस पे ब्याज पर वो छूट प्राप्त करने की बात करते हैं, जिनके पास LIC पॉलिसीज़ हैं, जिनके पास मेडिकल इंश्योरेंस चल रहे हैं, मैक्सिमम टैक्स सेविंग स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं, उनके लिए ओल्ड रिजीम उनके लिए बेनिफिशियल होगा। और जिनके पास ये सारे सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, उनके लिए नए टैक्स रिजीम में जाना अभी करंट सिनेरियो में आप क्या बताना चाहेंगे कि अभी भी टैक्स सेविंग स्कीम कौन कौन सी फायदेमंद हो सकती हैं? देखिए, टैक्स सेविंग स्कीम में जैसे PPF में निवेश करना जी, PPF में अगर आप निवेश करते हैं तो एक बहुत अच्छा उसमें बात यह है कि एक तो सरकार के पास वो पैसा है तो पूर्णतः सुरक्षित है, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में जहाँ पर अमेरिका जैसे देशों में बैंक्स फेल हो रहे हैं, तो एक निवेशक के मन में सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है आर्थिक अस्थिरता की बात रहती है, लेकिन आपका पैसा सुरक्षित है। जी। तो उसमें मुख्यतः बात यही होती है कि निवेशक के मन में बात ये होती है कि पैसा उनका सुरक्षित रहे जी। उसमें PPF एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और उसकी खास बात यह है कि उसमें आयकर की धारा 80C के अंतर्गत छूट भी प्राप्त होती है, और उस पर जो ब्याज मिलता है उस पर भी छूट प्राप्त। बिल्कुल। तो PPF एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो कि पोस्ट ऑफिस का है, वो एक अच्छा ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड निवेश जो है वो जोखिम के अधीन होता है। तो जो लोग थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं वो म्यूचुअल फंड्स वगैरह में निवेश कर सकते हैं। तो ये निवेश ऑप्शन अभी भी उपलब्ध हैं, लेकिन इसमें हर व्यक्ति का अपना एक रिस्क एपेटाइट होता है। अगर व्यक्ति चाहता है कि रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो ऑब्वियस सी बात है उसका रिटर्न सीमित होगा जी। और अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसको थोड़ा सा रिस्क लेना चाहता है तो उसका रिटर्न हो सकता है कि हायर भी मिल जाए और हो सकता है रिटर्न नेगेटिव भी हो जाए। बिल्कुल। दोनों ही बातें। अच्छा, जो पूरे परिवार का खर्चा वहन कर रहे हैं और अपना इनकम टैक्स भी दे रहे हैं, तो उनके लिए क्या क्या ऐसे ऑप्शन हैं जहां वो अपने एक्सपेंडिचर शो कर रहे हैं और इनकम टैक्स में छूट ले सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया बच्चों की स्कूल फीस जी की छूट आयकर की धारा 80C के अंतर्गत मिलती है। एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि सभी व्यक्तियों को दो चीज़ों में निवेश करना बहुत आवश्यक है वर्तमान परिदृश्य में। एक तो जो टर्म इंश्योरेंस होता है, जैसे आपने बताया कि जो व्यक्ति परिवार का ब्रेड अर्नर है या जो मुखिया है और कमाने वाला वही एक व्यक्ति है, तो उसको निश्चित रूप से टर्म इंश्योरेंस करवाना चाहिए। कि जैसे अभी कोरोना जैसी महामारी के दौरान हमने ऐसे कई एग्जाम्पल देखे स्वास्थ्य के लिए कि ब्रेड अर्नर अगर परिवार का भगवान उनको अगर कोई परेशानी देता है तो टर्म इंश्योरेंस उनके परिवार की आर्थिक रूप से मदद कर सकता है। और साथ ही साथ एक हेल्थ इंश्योरेंस सभी लोगों के पास में होना चाहिए क्योंकि आजकल मेडिकल का खर्चा इतना भारी हो गया है कि परिवार में एक व्यक्ति के बीमार होने का मतलब ये होता है कि लाखों रुपए का खर्चा उस परिवार के ऊपर आता है। तो अगर हेल्थ इंश्योरेंस किसी भी व्यक्ति या किसी परिवार के पास में है तो वो इस लाखों रुपए का जो खर्चा है उससे उसकी मार से वो बच सकते हैं जी। तो ये कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक परिवार के मुखिया होते हुए सभी व्यक्तियों को ध्यान में रखनी चाहिए। जी, मतलब LIC के साथ साथ कई और FD पे भी कुछ टैक्स में छूट मिलती है। FD में देखिए कंडीशंस रहती हैं उसमें। जी, निश्चित रूप से FD में अगर आपने FD में निवेश किया हुआ है तो उस पर जो भी आपको ब्याज प्राप्त होगा, सीनियर सिटीजन्स को उसमें 50,000 रुपये तक की छूट है जी। जो वरिष्ठ लोग हैं, वरिष्ठ लोगों का मतलब है कि जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है जी, उनको छूट मिलती है। नॉन सीनियर सिटीजन्स को नॉर्मली 10,000 रुपये तक की TTA में छूट मिलती है, वो सेविंग्स बैंक के ब्याज के ऊपर छूट है जी। अच्छा, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, सारे सिस्टम पे सारे काम होते हैं, तो ITR ऑनलाइन फाइल करने के लिए क्या व्यक्ति स्वयं भी कर सकता है या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर या चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ही जाना पड़ेगा उसको? नहीं, निश्चित रूप से देखिए आजकल अब सरकार धीरे धीरे प्रयास कर रही है कि सिस्टम को बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाया जाए। उसमें इनकम टैक्स की अपनी जो वेबसाइट है incometaxindia.gov.in, कोई भी व्यक्ति इस पर जा सकता है, इस वेबसाइट पर। वहाँ पर जाकर के अपना पैन नंबर और उसका जो पासवर्ड है, जिस तरीके से हम कोई ईमेल अकाउंट को लॉगिन करते हैं उसी तरीके से हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पर अपना जो रिटर्न फाइलिंग मैकेनिज्म है उसमें जाने के लिए लॉगिन करना पड़ेगा। जिन्होंने लॉगिन बना लिया उनको पासवर्ड डालना है, जिन्होंने नहीं बनाया उनको जिस तरीके से हम ईमेल बनाते हैं। इनकम टैक्स का एक ऐप भी है AIS, उस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अमित खन्ना जी भोपाल से। जी अमित जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरा ये सवाल था ये आपसे कि प्रॉपर्टी गेन टैक्स के विषय में थोड़ा प्रकाश डाले सर। जी। कि अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी सेल करता है तो उसको कितने समय के भीतर और
दूसरी प्रॉपर्टी में निवेश करने पर टैक्स नहीं लगेगा जी। या उसके क्या नियम हैं, इस विषय में थोड़ा बताएं आप। जी, सवाल करने के लिए धन्यवाद। जी, निश्चित रूप से देखिए, प्रॉपर्टी के केस में जो कैपिटल गेन लगता है वो दो तरीके से लगता है। एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तब होता है जब आपने कोई लैंड या बिल्डिंग 2 साल तक अपने पास रखी है और उसके बाद आप बेच रहे हैं। यानी अगर 2 साल तक आपने वो प्रॉपर्टी होल्ड की हुई है और उसके बाद आप बेचते हैं तो उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरली 20% के रेट से टैक्सेबल होता है। मान लीजिए आपकी कोई एक संपत्ति है, हम एक रेजिडेंशियल हाउस का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप एक घर बेच रहे हैं, तो घर बेचने पर जो भी आपको गेन होगा, गेन कैसे निकाला जाएगा उसको इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए 50 लाख रुपए में आपने घर बेचा, तो ये देखा जाएगा कि वो घर आपने खरीदा कितने में था। तो मान लीजिए कि आपने उसको 2010 में 20 लाख रुपए में खरीदा था, हम सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं, और आज आप उसको 50 लाख में बेच रहे हैं। तो 2010 में जो 20 लाख की कीमत थी और आज जो 20 लाख की कीमत है उसमें बहुत अंतर है। तो उसमें आयकर जो है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हर साल नोटिफाई करता है, तो उसके हिसाब से 20 लाख को इंडेक्स किया जाएगा आज की कीमत पर लाने के लिए। तो मान लीजिए 20 लाख का जो अमाउंट था उसको इंडेक्स करने के बाद में आपका जो इंडेक्स वैल्यू आई वो आई 30 लाख रुपए। तो कुल मिलाकर के 50 लाख में आप वो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और 30 लाख रुपए का आपका उसकी इंडेक्स वैल्यू हुई, तो 20 लाख रुपए कैपिटल गेन हुआ। इस 20 लाख के ऊपर आपको 20% की दर से यानी 4 लाख रुपए टैक्स बनता है। अब जो खन्ना साहब का प्रश्न है कि इस टैक्स को बचाया कैसे जाए, तो उन बचाने वाले ऑप्शंस पर हम बात कर लेते हैं। तो इस 4 लाख रुपए में आपके पास एक ऑप्शन तो ये है कि आप 4 लाख रुपए जमा कीजिए और अपने पैसे को एंजॉय कीजिए। सेकेंड ऑप्शन इसमें ये हो सकता है कि अगर रेसिडेंशियल हाउस आपने बेचा है तो आयकर की धारा 54 के अंतर्गत आप दूसरा रेसिडेंशियल हाउस खरीद सकते हैं। जनरली होता यूं ही है कि मैं एक मान लीजिए छोटे घर में रह रहा हूँ, अब उस छोटे घर में मेरा परिवार नहीं समा रहा, तो मैं अब एक बड़ा घर लेना चाहता हूँ जी। सो निश्चित रूप से उस तरीके के सिचुएशन को डील करने के लिए सेक्शन 54F है। तो अगर मैं जितना भी कैपिटल गेन हुआ है उसको अगर नए घर में निवेश कर देता हूँ तो उसमें मुझे आयकर देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो नए घर में मैं निवेश करूँगा उसके लिए मेरे पास समय कितना होगा, तो बड़ी क्लियर सी बात है कि जिस दिन मैंने पुराना घर बेचा उसकी रजिस्ट्री बेचने वाली जिस दिन हुई, उससे नया घर खरीदने के लिए या तो मैं उससे 1 साल पहले या 2 साल बाद तक नया घर खरीद सकता हूँ, या मैं अगर नया घर कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूँ तो रजिस्ट्री की डेट से 3 साल तक का समय मेरे पास में होगा। जी जी जी। सो इस तरीके से कैपिटल गेन के प्रावधान काम करते अच्छा, हैं। कैपिटल गेन में आपने लॉन्ग टर्म तो बता दिया, शॉर्ट टर्म भी होता है जी, इसमें? निश्चित रूप से अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी आपने 2 साल से कम समय में बेच दी जी, तो उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगता है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आपकी नॉर्मल इनकम में जाकर के ऐड होता है, और जिस भी टैक्स रेट में आप स्लैब में आएंगे उस हिसाब से आपका टैक्स का कैलकुलेशन होता है, उसका कोई स्पेसिफिक रेट अलग से नहीं होता। जी। इसके अलावा और क्या आप टिप्स देना चाहेंगे? हम बात कर रहे थे ITR फाइल करने की, जी, तो क्या क्या, और उसके पहले हम AIS की भी हम चर्चा करने वाले थे। जी। AIS ऐप क्या है ये? पिछले 2 सालों से आयकर विभाग ने एक सुविधा सारे ही टैक्स पेयर्स को दी हुई है जी, जिसको कहा जाता है एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी आयकर विभाग के पास में किसी भी एक व्यक्ति से संबंधित जी। जो जानकारी है वो अपनी वेबसाइट पे करदाता को उपलब्ध करा देते हैं। अच्छा, सो एक करदाता से उम्मीद ये की जाती है कि जब वो अपनी रिटर्न फाइल करे तो उस AIS स्टेटमेंट को देख ले। AIS स्टेटमेंट का फुल फॉर्म होता है एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो अब मान लीजिए मैंने ड्यूरिंग द ईयर कोई शेयर्स में ट्रांजैक्शन किए हुए हैं, कोई प्रॉपर्टी की खरीदी बिक्री की है, मुझे कहीं से डिविडेंड प्राप्त हुआ है, बैंक से FD पे ब्याज प्राप्त हुआ है, तो ये सारी जानकारी आयकर विभाग के पास पहुंच जाती है। और आयकर विभाग के पास ये जो सारी जानकारी अवेलेबल है मेरे से संबंधित, वो सारी जानकारी मुझे अपने इनकम टैक्स में जब मैं लॉगिन करूंगा तो एक स्टेटमेंट में वो अवेलेबल करा देंगे जी। और मुझसे ये उम्मीद की जा रही है टैक्स पेयर होते हुए कि जब मैं अपनी आयकर की विवरणी फाइल करूंगा, आयकर की रिटर्न फाइल करूंगा, तो इन सब जानकारियों को मैं एक बार ध्यान से देख करके और फिर उसके बाद मैं अपनी आयकर की विवरणी फाइल करूं। जी। और अगर इस जानकारी में और मैंने जो रिटर्न फाइल की है उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर होता है तो आयकर विभाग मुझे नोटिस दे करके बुला सकता है और उसके ऊपर स्पष्टीकरण मांग सकता है कि ऐसा क्यों है। जी। नवनीत जी, कार्यक्रम का समय लगभग समाप्ति की ओर है। चलते चलते आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्योंकि आजकल आयकर की जो समय सीमा है उस पर काफ़ी सख्ती से अब अमल किया जा रहा है और पेनल्टी का भी प्रावधान है। जी। तो समय रहते किस तरह से आयकर दाखिल किया जाए और उस पर लापरवाही करने पर क्या पेनल्टी लग सकती है? जी, बहुत अच्छा। क्योंकि लास्ट डेट के बाद अब ऑप्शन खत्म कर दिए सरकार ने। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, अभी वित्तीय वर्ष जस्ट खत्म हुआ है, वित्तीय वर्ष 22-23 जस्ट अभी खत्म हुआ है जी। और इसकी विवरणी फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। नॉर्मली एक
नॉन ऑडिट केस की अगर हम बात करें। सो अभी हमारे पास करीब करीब 4 महीने का समय बीच में है। तो सभी लोगों को यही एक मेरी तरफ से सलाह होगी कि आप बिल्कुल इस उम्मीद में ना रहें कि सरकार इसकी तारीख बढ़ा देगी। 31 जुलाई अंतिम तिथि है, उसके पहले, और देखिए लास्ट तारीखों पर इनकम टैक्स की वेबसाइट पे थोड़ा सा लोड रहता है, इसलिए सभी लोगों को सलाह ये है कि आप अपनी सारी जानकारी जुटा करके समय से अपनी विवरणी फाइल करें। आपने एक और प्रश्न किया कि अगर समय चूक जाता है, अगर 31 जुलाई का समय निकल जाता है तो विवरणी फाइल करने में क्या पेनल्टी के प्रोविजंस हैं। तो आयकर की धारा 234F के अंतर्गत अगर आप 31 दिसंबर तक अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो वहाँ पर जो लेट फीस लगती है, अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से कम है तो 1,000 रुपये, और अगर टोटल इनकम 5 लाख से अधिक है तो 5,000 रुपये की आपको लेट फीस देनी होती है। और 31 दिसंबर के बाद सारे रास्ते बंद। तो नवनीत जी, अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो चुका है। आप हमारे स्टूडियो में पधारे और इतनी अच्छी जानकारी आपने इनकम टैक्स के बारे में दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम से जुड़े रहे, अगली बार हम नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।